साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण एक टॉपिक है भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। और इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ में मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी के भी प्रश्नों को कवर करते हुए चलेंगे। हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। देखिए, अब आपके पास में समय है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा आपको हम एक बात बता दें यहाँ पर कि लोगों का कहना है कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया, इस वजह से जो है कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कॉम्पिटिशन घट जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इस समय एकदम शांत होकर के बैठ गए हैं और अपनी तैयारी छोड़कर बैठ गए हैं, निराश होकर के बैठ गए हैं। लेकिन एग्जाम तो होना है, क्योंकि फॉर्म भरा गया तो एग्जाम होगा। और एग्जाम जब होगा 20 जून को, तब उनकी आंखें खुलेंगी और तब तक बहुत समय निकल चुका होगा। और अगर आप यहाँ लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, लगातार प्रश्नों को अपनी आंखों के सामने से 2 बार 4 बार 6 बार गुजारते रहते हैं, तो यही प्रश्न जब आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे तो आप बड़ी आसानी से टिक लगा करके चले आएंगे और अपना जो है सिलेक्शन पक्का कर लेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस लगातार करते रहना है। और प्रैक्टिस के लिए जो भी चीज़ें हैं, जो भी मटेरियल है, वो हम आपको उपलब्ध करा ही रहे हैं। हर एक यूनिट का प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लेकर के आए हैं यूनिट 4 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपको नए मिलने वाले हैं। साथ ही साथ में पुराने प्रश्नों को किस तरह घुमा करके पूछा जा रहा है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है महानदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गोदावरी। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि प्रायद्वीपीय भारत होता क्या है। तो चलिए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। पहले इसका आंसर देख लेते हैं और साथ ही साथ आपको बता दें, आपको अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठना है और 1 से लेकर के 10 तक नंबर डालना है। जो भी प्रश्न आपका सही निकलता जा रहा है उसके सामने आपको 1 नंबर देते जाना है, जो भी गलत निकल रहा है उसके सामने आपको 0 नंबर देते जाना है। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। सही आंसर डी, यानी कि गोदावरी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी माना जाता है। आइए बताते हैं कि प्रायद्वीपीय का अर्थ क्या होता है। देखिए, प्रायद्वीपीय का अर्थ होता है वह स्थान जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, अर्थात यहाँ पर दक्षिण भारत की बात की जा रही है। और जैसे ही आपको प्रायद्वीपीय का मतलब पता चला तो आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन यहाँ पर क्लिक कर जाएगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जा रही है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, ये 2-3 प्रश्न आपके यहाँ पर स्टैटिक वाले भी क्लियर हो जाएंगे साथ ही साथ में। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। जो भी नई चीजें आपको मिलती जा रही हैं, आपको उसी प्रश्न के सामने टिक मार्क करके लिखते जाना है। देखिए, निम्नलिखित में से किस द्वीप को ब्रह्मपुत्र का पुत्र भी कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, घुमा करके आपसे पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है शिव समुद्रम द्वीप, ऑप्शन सी है माजुली द्वीप, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो बताइए किस द्वीप समूह को या फिर किस द्वीप को ब्रह्मपुत्र का पुत्र भी कहा जाता है? आइए देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि माजुली द्वीप को ब्रह्मपुत्र का पुत्र भी कहा जाता है। तो चलिए माजुली के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं कि इसके उत्तर में कौन सी नदी बहती है और दक्षिण में कौन सी नदी बहती है। देखिए, तो माजुली द्वीप समूह ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर असम में स्थित है। 2016 में इस द्वीप को पहली बार जिला बनाने की बात की गई थी और 8 सितंबर 2016 को औपचारिक रूप से इस द्वीप को जिला बना दिया गया था। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं कि जो आपका द्वीप है माजुली द्वीप, इसके दक्षिण में तो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और इसके उत्तर में सुबनसिरी नदी बहती है। तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी तरह से डीप प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि माजुली द्वीप समूह के उत्तर में कौन सी नदी बहती है, तो सुबनसिरी नदी जो है वो माजुली द्वीप समूह के उत्तर में बहती है। असम में यह द्वीप समूह स्थित है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? स्टैटिक जीके का यह प्रश्न है आपका। देखिए, ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मिजोरम। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर, यानी कि त्रिपुरा राज्य जो है वो 3 तरफ से आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो चलिए त्रिपुरा राज्य के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ भारत का एकमात्र राज्य त्रिपुरा है। देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है, तो इसको आप टिक मार्क करके लिख लीजिए कि देश का तीसरा सबसे छोटा जो राज्य है वो कौन सा है? त्रिपुरा राज्य। ठीक है, इसकी राजधानी अगरतला है। 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आगे चल करके 21 जनवरी 1972 को इसको राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। किसको? त्रिपुरा को। चलिए त्रिपुरा की बात आ गई तो वर्तमान मुख्यमंत्री और राज्यपाल की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ पर बिप्लब कुमार देव हैं और राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस जो है ये वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस मंदिर के ठीक ऊपर से गुजरती है? अब इसके बारे में आपको मध्य प्रदेश के मैप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है ओरछा के रामलला मंदिर से, ऑप्शन बी है दतिया की पीताम्बरा पीठ मंदिर से, ऑप्शन सी है उज्जैन के महाकाल मंदिर से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ग्वालियर के सहस्त्रबाहु मंदिर से। तो किस मंदिर के ठीक ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है? आइए देखते हैं आंसर। सही आंसर सी, यानी कि उज्जैन के महाकाल मंदिर से, मंदिर के ठीक ऊपर से होकर के आपकी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी देते हैं आपको इस प्रश्न के बारे में। देखिए,
कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है, जिनमें से एक जिला उज्जैन भी है, ठीक है। इस वजह से कर्क रेखा उज्जैन के महाकाल मंदिर के ठीक ऊपर से गुजरती है। अगर आपको पता होगा कि किस किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है तो आप बड़ी आसानी से इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि उज्जैन में ही कौन सा मंदिर है, महाकाल मंदिर है, और यही आपसे पूछा जा रहा है किस मंदिर के ऊपर से गुजरती है, तो बड़ी आसानी से आप आंसर लगा सकते हैं कि उज्जैन के महाकाल मंदिर के ठीक ऊपर से ये रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। देखिए, मध्य प्रदेश के बालाघाट में पाई जाने वाली धारवाड़ शैल समूह को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए सौंसर सीरीज, ऑप्शन बी है सकोली सीरीज, ऑप्शन सी है चिपली सीरीज, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी का यह प्रश्न है। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है यानी कि चिपली सीरीज के नाम से जाना जाता है, जो धारवाड़ शैल समूह पाया जाता है बालाघाट में। देखिए, मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिले मुख्यतः छिंदवाड़ा, बालाघाट, धारवाड़ सीरीज के अंतर्गत आते हैं। बालाघाट तथा अन्य निकटवर्ती भागों में धारवाड़ शैल समूह को चिपली सीरीज के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, धारवाड़ शैल समूह को बालाघाट में चिपली सीरीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न 6, जून माह में दिन की अवधि कहां पर अधिकतम होगी। ये आपको राज्य दिए हुए हैं, कुछ स्थान दिए हुए हैं, इनमें से किस स्थान पर जून माह में सर्वाधिक दिन की अवधि जो है वो सबसे लंबा दिन होगा। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी चेन्नई, या फिर ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली। चलिए आंसर देखते हैं। तो सही आंसर इसका डी यानी कि दिल्ली में सबसे लंबा दिन होगा। क्यों होगा आइए बताते हैं आपको इसका रीजन। देखिए, जून माह में आते आते कर्क रेखा उत्तर की जाने लगती है और 21 जून के दिन कर्क रेखा दिल्ली के ठीक ऊपर होती है। इस वजह से 21 जून को दिल्ली में दिन की अवधि अधिकतम होती है। जैसा कि आपको पता है कि 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है, और इधर कब, तो 25 दिसंबर को दिन सबसे बड़ा होता है। इस वजह से 21 जून को दिन तो सबसे बड़ा होता है पूरे भारत में, लेकिन पूरे भारत में भी सबसे ज़्यादा दिन की अवधि कहाँ पर बड़ी होती है, तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा दिन की अवधि बड़ी होती है, क्योंकि कर्क रेखा दिल्ली के ठीक ऊपर यहाँ पर उपस्थित होती है 21 जून के दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और तुरंत माउंट एवरेस्ट मारते हैं आंसर में, और माउंट एवरेस्ट पहले नंबर पे ही दिया रहता है। लेकिन आपको ध्यान देना है क्या पूछा क्या जा रहा है, भारत का बात की जा रही है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी है काराकोरम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है माउंट मकालू। चलिए देखते हैं। सही आंसर भी यानी कि कंचनजंगा जो है वो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ठीक है। तो सभी पर्वत शिखर के बारे में आपको ऊंचाई, इसके बारे में जानकारी आपको देते हैं, तो आपको अपने आप सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। देखिए, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी जो है वो आपकी कंचनजंगा है, जो सिक्किम राज्य में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है, ठीक है। वहीं विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और जो कहाँ पर है, तो नेपाल में स्थित है। और ये भी आपको बता दें कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। MPPSC में प्रश्न पूछा गया था कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मेघालय, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सिक्किम। चलिए आंसर देखते हैं कि नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है। सही आंसर डी यानी कि सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं नाथुला दर्रा के बारे में। देखिए, नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। यह राजधानी गंगटोक से 54 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, और यहाँ पर एक इसका विशेषता यही है कि केवल भारत के नागरिक ही गंगटोक में परमिट प्राप्त करके नाथुला पास की यात्रा कर सकते हैं। केवल भारत के ही नागरिक वहाँ पर यात्रा कर सकते हैं नाथुला पास पे, और वो भी कब, जब आपको गंगटोक में परमिट मिल जाए नाथुला की यात्रा करने का, ठीक है। 1815 में इस दर्रे का निर्माण हुआ था, जब इस दर्रे का उपयोग नेपाल और भूटान से व्यापार करने के लिए किया जाता था, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही, अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, हमको मतलब उत्साहवर्धित करेंगे, तो हम आपके लिए और मेहनत करेंगे और अच्छे अच्छे प्रश्न और आपके यूनिट के प्रश्न लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, आइए देखते हैं। ऑप्शन है बाल्टरो, ऑप्शन बी है सियाचिन, ऑप्शन सी है चोंगोलुंगमा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बियाफो। तो कौन सा यहाँ पर जो हिमनद है वो सबसे बड़ा है, आइए देखते हैं। सही आंसर बी यानी कि सियाचिन हिमनद जो है वो सबसे बड़ा हिमनद है, ठीक है। चलिए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। इसे श्वेत रेगिस्तान भी कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो सियाचिन जो है सबसे बड़ा हिमनद है, साथ ही साथ यह सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल भी है। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, तो आप तुरंत आंसर लगाएंगे, सियाचिन जो है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। इसकी कुल लंबाई 70 किलोमीटर है। किसकी, सियाचिन की। सियाचिन की कुल लंबाई 70 किलोमीटर है। तो बाकी की जो हिमनद दी है उनकी लंबाई भी देख लेते हैं। तो बाल्टोरो की लंबाई 62 किलोमीटर है, चोंगोलुंगमा की लंबाई 42 किलोमीटर है, और बियाफो की लंबाई जो है वो 63 किलोमीटर है। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है, तो सियाचिन की लंबाई सबसे ज़्यादा है, 70 किलोमीटर सियाचिन की लंबाई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? ये भी स्टैटिक का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है अलकनंदा, ऑप्शन बी है भागीरथी, ऑप्शन सी मंदाकिनी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गंगा। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि अलकनंदा नदी के तट पर जो है ये आपका बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। चलिए कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है, वो भी आपको बताते हैं। देखिए, बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी पर स्थित है। इसे बद्री नारायण मंदिर भी कहते हैं। तो बद्रीनाथ का दूसरा नाम बद्री नारायण मंदिर भी है। इस पॉइंट को आप टिक आउट करके, मतलब टिक करके लिख लेंगे सामने ही, ठीक है, कि बद्रीनाथ को ही बद्री नारायण मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर के निर्माता आदि शंकराचार्य को माना जाता है। मतलब इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आदि शंकराचार्य ने करवाया था। यह मंदिर हिंदू धर्म के देवता भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ये सारी जो नई चीज़ें आपको मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें टिक मार्क करके आगे लिख लेना है। और एक बेहतरीन तैयारी आपकी तभी हो सकती है जब आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। लगभग आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आता रहेगा कि हाँ सारी चीज़ें हमको आती हैं, ठीक है। और हर एक यूनिट की प्रैक्टिस सेट हम आपके लेकर के आते रहते हैं। आपको जैसा कि पता है, यूनिट 9, यूनिट 10 और यूनिट 8 की वीडियो आपको रोज सुबह 7:30 बजे मिलती है 360 डिग्री करंट अफेयर्स के नाम पर। जैसा कि आपको पता है, यूनिट 8 में आपसे समसामयिक घटना संग्रह, एमपी करंट अफेयर और स्पोर्ट करंट अफेयर पूछा जाता है। तो वो सारी चीज़ें सुबह वाली वीडियो में 7:30 बजे हम कवर कराते हैं। एमपी करंट अफेयर, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, समसामयिक घटना संग्रह पूरा डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। आज भी हमने अपलोड की है, जाकर के जरूर देखिएगा। वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य और बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। यूनिट 8 आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका एग्जाम आते आते, अगर आप डेली आप 360 डिग्री करंट अफेयर के नाम से वो क्लास जो आती है उसको लेते रहेंगे। विशेष करके वो एमपीपीएससी वालों को ही समर्पित है, ठीक है। तो ये वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आगे 20 जून तक लगातार लेकर के आते रहेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।